बिहार में एक बार फिर चुनावी माहौल गर्म है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभावित बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की ओर ये चुनाव इशारा करेंगे। इस बार चुनाव केवल एमएलए चुनने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि ये चुनाव यह भी तय करेगा कि विकास, विरासत या परिवारवाद किस पर भारी पड़ता है। कुछ सीटें जो कभी केवल निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में ही जानी जाती रही, अब राजनीतिक संकेतक बन गई है। राघोपुर, महुआ, करगहर, सूर्यगढ़ा, कुटुंबा और कस्बा, ये सीटें बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेंगी और इस वीडियो में हम इन्हीं सीटों पर चुनावी लड़ाई की बात करेंगे। इस बार की लड़ाई चेहरे, विकास, नेतृत्व की क्षमता पर आधारित है। आइए विस्तार से देखें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और वहां की जमीनी समस्याएं। सबसे पहले बात राघोपुर की। लालू यादव का गढ़, विकास की कमी की छाया। इसके इतिहास की बात करें तो राघोपुर विधानसभा सीट 1951 में बना था। 1995 में लालू यादव के चुनाव लड़ने के बाद यह सीट राजद के लिए एक मजबूत गढ़ बन गया। राबड़ी देवी ने 3 बार और तेजस्वी यादव ने यहां से 2 बार लगातार जीत दर्ज की। पिछले चुनाव के बारे में हम बात करें तो 2015, 2010 और 2020, जिसके बाद अब यह चुनाव होना है। 2015 में तेजस्वी यादव जीते थे सतीश कुमार को हराकर 22,773 वोटों से। 2020 में भी तेजस्वी यादव सतीश कुमार को हराकर जीते और 38,174 वोट मिला। यादव यहां पर 31% है, एससी 18.5%, मुस्लिम आबादी 3.3%, राजपूत 12%, अन्य सवर्ण और पिछड़े यहां पर 30% है। सामाजिक, अगर हम यहाँ की स्थानीय समस्याएं और मुद्दों पर बात करें तो सड़क और परिवहन, 6 महीने तक गंगा के जलस्तर के कारण गांव कट जाते हैं, नावों पर लोग निर्भर हैं। साक्षरता और शिक्षा के बारे में बात करें तो 39% साक्षरता दर ही है, जो कि बिहार में सबसे कम। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य तक ही सीमित है, वहां डॉक्टर्स नहीं है। गंभीर मरीजों के लिए पटना जाना पड़ता है, जो कि काफी कठिन होता है। बुनियादी विकास में बिजली, पेयजल और सड़क निर्माण अधूरी योजनाएं हैं। विकास परियोजनाओं में अब पुल का निर्माण और गंगा से जोड़ने की स्थायी उपाय की कोशिश की गई है, जिसका हाल ही में नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। आरजेडी मुस्लिम वोट, दलित वोट ले सकते हैं, लेकिन एनडीए ने सवर्ण और दलित वोटों में सेंध लगाई है, तो समीकरण बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि विरासत चुनी जाएगी या फिर विकास को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। राघोपुर के बाद अब बात महुआ सीट की। लालू कुनबे की भीतरी लड़ाई यहां देखी जा सकती है। इतिहास और वर्तमान की बात करें तो महुआ विधानसभा बिहार के वैशाली जिले में है। यह सीट इस बार तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष का केंद्र बन चुकी है। तेजप्रताप निर्दलीय हैं। तेजस्वी ने आरजेडी के नए चेहरे मुकेश रोशन पर भरोसा जताया। यादव यहां 25% है। अनुसूचित जाति यानी एससी 21%, मुस्लिम 10 से 11%, अन्य पिछड़े वर्ग यहां पर 20% है। सवर्ण 10 से 12%। स्थानीय समस्याओं में सिंचाई की कमी मुख्य रूप से शामिल है। उपजाऊ भूमि होने के बावजूद नहरें और तालाब अधूरे हैं। यहाँ पर रोजगार का संकट है। खेतों पर निर्भरता है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी पीएचसी में डॉक्टर्स की कमी है। गंभीर मामलों में जिलों की ओर जाना पड़ता है। शराबबंदी और रोजगार योजनाओं के अभाव में छोटे उद्योग भी यहाँ बंद हो चुके हैं। महिलाओं का कहना है कि स्कूल बसें परिवहन के लिए सुरक्षित नहीं है। पिछली बार आसमा परवीन को हराकर आरजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। तेजप्रताप के समर्थक भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम और दलित, इन दोनों मतदाताओं का इस बार मन असमंजस में है। एनडीए को 2024 लोकसभा में 27,000 की इस जगह पर बढ़त मिली थी। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। तेजप्रताप की जीत या हार आरजेडी की अंदरूनी साख और बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी। अब बात करगहर की, जहां विकास बनाम जाति है। करगहर विधानसभा रोहतास जिले का ग्रामीण क्षेत्र है। 257 गांवों में फैला हुआ है। 158 गांव आबाद हैं। महिला लिंगानुपात सबसे कम है, 908 महिलाएं पर 1000 पुरुष। शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी जरूरतें हैं जो कि अधूरी है। पिछले वर्ष चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष यहां पर संतोष मिश्रा कांग्रेस से 4000
वोटों से जीते थे। जातीय गणित की बात करें तो कोयरी यानी कुशवाहा यहाँ पर 20% है। यादव, कुर्मी, रविदास, ब्राह्मण अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम 6.4% है। मुख्य समस्याओं में सड़क और परिवहन यहाँ भी शामिल है। मुख्य सड़कें खराब है, गांवों में आवागमन कठिन है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, विशेषकर लड़कियों के लिए। स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पतालों में उपकरण और स्टाफ नहीं है। पीएचसी में डॉक्टर्स की कमी है। अधूरी जल योजनाएं हैं, सिंचाई नहरें साफ नहीं है। चुनावी समीकरण में इस बार अगर हम देखें तो जदयू या एनडीए कोई साफ सुथरा और मजबूत चेहरा उतारते हैं तो जाति के बावजूद भी इस बार विकास को चुना जाएगा। यह प्रशांत किशोर का जन्मस्थल होने के बावजूद इसकी ग्राउंड की समस्याएं अभी भी वही। प्रशांत किशोर का जन्मस्थल होने के वजह से यह सीट इस बार काफी लोगों के नजर में है। वोटरों के चेहरे, नाम। अब बात सूर्यगढ़ा की। सूर्यगढ़ा की राजनीति 1951 से बहुविकल्पीय रही है। कांग्रेस, सीपीआई और आरजेडी का दबदबा रहा, जबकि बीजेपी और निर्दलीय भी 2-2 बार विजयी रहे हैं। यहाँ पर 2020 की बात करें तो प्रहलाद यादव जो कि आरजेडी से थे, उन्होंने जदयू के रमनंद मंडल को 9। जातीय गणित की बात करें तो यहाँ यादव 25%, अनुसूचित जाति 15%, भूमिहार, कुर्मी, वैश्य निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम 3.5% है। स्थानीय समस्याएं भी कुछ कम नहीं है। एक्टिविटी कम है। ग्रामीण क्षेत्र शहरों की हालत दयनीय है। नहरें और तालाब अधूरे हैं, इसलिए सिंचाई भी नहीं हो पाती। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की कमी है। अर्थव्यवस्था के नाम पर सिर्फ कृषि पर ही निर्भरता है। छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। नेतृत्व की अनुपस्थिति की वजह से यह विधानसभा क्षेत्र काफी परेशानियों से जूझ रहा है। प्रहलाद यादव एनडीए में शामिल होने के बाद यादव वोट के भरोसे नहीं है। बीजेपी और जदयू के बीच सीट बंटवारा तय नहीं है। बहुकोणीय मुकाबला तय है। जनता का कहना है कि विधायक बनने के बाद वो गायब रहते हैं और अब जनता जाति के बजाय विकास पर ध्यान दे रही है। अगली बात कुटुंबा सीट की। एससी आरक्षित पहचान और विकास की जंग लड़ता ये सीट। कुटुंबा औरंगाबाद से एससी आरक्षित सीट है। ग्रामीण और पिछड़ा क्षेत्र है। 2010 में यह क्षेत्र अस्तित्व में आया। 2015 में राजेश कुमार जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने जीत दर्ज की थी। यहाँ 4400 वोटों से जीते थे। एससी यहाँ 29.2% है। मुस्लिम 7.8%। स्थानीय सड़क, पानी और बुनियादी ढांचे शामिल हैं। गांव में कनेक्टिविटी अधूरी है। शिक्षा सरकारी स्कूल में सुविधाओं की कमी के साथ चल रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो पीएचसी अधूरी है। अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, दवा नहीं है। स्थानीय उद्योग और स्वरोजगार योजनाएं बिल्कुल अधूरी है। चुनावी समीकरणों की बात करें, पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार मुकाबला तय है। राजेश कुमार की लोकप्रियता अब भ्रष्टाचार और अधूरी योजनाओं के कारण कमजोर हो रही है। कांग्रेस बनाम AIMIM वैश्य वोट यहां पर निर्णायक होंगे। पूर्णिया जिला पूरी तरीके से ग्रामीण है। आफाक आलम 3 बार लगातार विजयी रहे हैं। मतदाता और जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ मुस्लिम 40.2%, वैश्य, यादव और दलित शेष गणित तय करते हैं। यहाँ की बुनियादी सुविधाओं में सड़क, बिजली और पानी है जो कि अधूरी है। सरकारी स्कूल और अस्पतालों में कमी ही कमी है। ठोस योजनाओं का अभाव, इसलिए कृषि पर भी कुछ खास काम नहीं होता। NH से कनेक्टिविटी चुनौतीपूर्ण है। चुनावी समीकरण देखें तो AIMIM मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर आफाक आलम की चौथी जीत रोक सकती है। वैश्य और पिछड़ा वोट एनडीए की ओर झुक सकता है। बिहार 2025 में विकास, नेतृत्व और जिम्मेदारी का इलेक्शन लड़ेगा। इन 6 विधानसभा सीटों की समीक्षा से यह तो स्पष्ट है कि जाति अब निर्णायक नहीं होगी। जनता अब विकास और भरोसे पर ध्यान दे रही है। आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, हम और AIMIM सबको स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट चेहरे और ठोस योजनाओं के साथ मैदान में उतरना होगा ताकि जनता भरोसा कर सके। जनता का संदेश इस बार साफ है, वादा नहीं, काम चाहिए। चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं, नेतृत्व पर जनता की मोहर लगाने का भी मौका है। 2025 का चुनाव बिहार की राजनीति में नई दिशा और प्राथमिकताएं भी तय करेगा। विरासत बनाम विकास की यह राजनीति, जाति बनाम काम, परिवारवाद बनाम नेतृत्व, अब गेंद मतदाता के पाले में है।
क्या आप अपने विधायक को काम पर तौलेंगे या केवल वादों और जाति पर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगले वीडियो में मैं नेहा सिंह आपसे मिलूंगी अगले कुछ विधानसभा क्षेत्रों के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।